बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में स्टार्ट किया। छोटा सा ओवरव्यू दोबारा दे रहा हूँ कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है आइंस्टाइन की, वो डील करती है कौन से फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस के साथ? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसकी एक्सेलरेशन क्या होती है? ज़ीरो एक्सेलरेशन पे ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान हरकत में भी हो तो उसे क्या लगता है कि वो किस कैफियत में है? रेस्ट पे। जैसे आप सबसे क्लासरूम में बैठ के पूछा जाए कि आपकी इस वक्त स्टेट क्या है, आप कहेंगे रेस्ट। अगरचे आप ज़मीन के साथ साथ सूरज के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं तो हैं आप सफ़र में, हैं आप गर्दिश में, लेकिन आपको आपकी कैफियत लग क्या रही है? रेस्ट कंडीशन। तो इनर्शियल फ्रेम में रहने वाला ऑब्जर्वर कभी भी श्योरिटी से बता नहीं सकता क्या है वो वाकयातन रेस्ट पर है या वो वाकयातन मूव कर रहा है। उसकी फर्स्ट गट फीलिंग हमेशा यही होगी कि मैं रेस्ट पर हूं और रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स क्या कर रही है? मूव कर रही। फिर हमने रिलेटिविटी ऑफ स्पीड्स पे बात की कि एक टैंक की मिसाल दी मैंने आपको कि एक आर्मी ऑफिसर टैंक पर खड़ा है, वो टैंक से एक गोला फायर करता है तो उसके लिए टैंक के उस गोले की रफ्तार है 1 किलोमीटर पर सेकेंड। फिर सोच लो कि वो जो टैंक है वो एक बहरी जहाज़ पर पड़ा है और बहरी जहाज़ समंदर में 1 किलोमीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है। तो अब साहिल पर खड़ा होकर कोई शख्स अगर ये पूरा मंजर देख रहा है तो उसके लिए बहरी जहाज़ मूव कर रहा है, बहरी जहाज़ पर मौजूद टैंक पहले से मूव कर रहा है और उस मूविंग टैंक से जब गोला निकलेगा तो जो साहिल पे शख्स खड़ा है उसके लिए स्पीड है 2 किलोमीटर पर सेकेंड, आर्मी ऑफिसर के लिए है 1 किलोमीटर पर सेकेंड। तो स्पीड इज़ रिलेटिव। बट व्हेन वी कम अक्रॉस द स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट पे मैंने आपको बताया था कि तजर्बात के बावजूद साबित नहीं हो सका कि लाइट किसी मीडियम के ज़रिए ट्रैवल करती। लाइट एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है जो वैक्यूम से ट्रैवल करती है और ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स पर मुश्तमिल होती। इसकी ऑसिलेशंस ट्रांसवर्स होती हैं। ये बात हमने कहाँ प्रूफ की थी भला? पोलराइजेशन के चैप्टर में कि लाइट इज़ विच वेव? ट्रांसवर्स वेव। अब आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक स्पेशल थ्योरी के दो पॉस्टुलेट्स आपने पढ़े कि ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि इस यूनिवर्स के हर ऑब्जर्वर के लिए रिगार्डलेस वो कैसी हालत में है, वो रेस्ट पे है या मूव कर रहा है, उसकी आंखों में, उसके इंस्ट्रूमेंट्स में, उसके दिमाग में जब भी लाइट की स्पीड वैक्यूम में मेजर की जाएगी वो एक कांस्टेंट नंबर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸। यानी आप रेस्ट पर हैं, खड़े हुए, आपके सामने से रोशनी गुजर के गई तो आपकी आंखों में अगर कोई इलेक्ट्रिक चिप लगी है स्पीड मेजर करने वाली तो आपकी उस चिप में स्पीड आएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸। आप एक हाई जेट इंजन अपनी कमर पर लगाकर रोशनी के साथ साथ उड़ते उड़ते अगर रोशनी के फोटॉन्स को भी देखेंगे तब भी उनकी स्पीड आपको कितनी ऑब्जर्व होगी? 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸। अब इस एक चीज़ में दो नशे हैं। वो पहला नशा क्या है? पहला नशा ये है कि कोई भी यूनिवर्स का ऑब्जर्वर है उसके लिए रोशनी एक कांस्टेंट नंबर है। नंबर 2, रोशनी की अपनी रफ्तार भी यूनिवर्स में एक बैरियर है। खुद लाइट भी इससे ज़्यादा स्पीड पे, और लाइट के अलावा तो कोई भी इतनी स्पीड से भी ट्रैवल नहीं कर सकता। नथिंग इन दिस यूनिवर्स इफ इट इज़ अ मटीरियल ऑब्जेक्ट। व्हाट आर मटीरियल ऑब्जेक्ट्स? इलेक्ट्रॉन इज अ मटीरियल ऑब्जेक्ट, वी आर मटीरियल ऑब्जेक्ट्स। तो हम तो कर ही नहीं ना सकते रोशनी की रफ्तार से सफ़र। क्या जुमला मैंने कल सिखाया था? टू ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट यू हैव टू बी लाइट। रोशनी की रफ्तार से सफ़र करना है तो आपको क्या बनना पड़ेगा? लाइट ही बनना पड़ेगा। अब ये बात मानने के जो नतीजे निकलते हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो 3 चीज़ों पर बड़ी ज़रब कुल्हाड़ी मारते हैं। एक, टाइम जिसे आज तक कांस्टेंट समझा जाता था, नहीं है कांस्टेंट। 2 पॉइंट्स के दरमियान, स्पेस के 2 पॉइंट्स के दरमियान जो फासला है वो कांस्टेंट माना जाता था, नहीं है कांस्टेंट। और वो मास जिसे आपने क्लासिकल फिजिक्स में हमेशा m रिमेन्स कांस्टेंट कह के याद करके जान छुड़वाई है, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में मास भी कांस्टेंट नहीं रहता। टाइम क्यों कांस्टेंट नहीं रहता? लेंथ क्यों वेरी करती है? मास क्यों वेरी करता है? सारा क्रेडिट जाता है एक ही ऑब्जर्वेशन को कि लाइट की स्पीड चेंज नहीं होती। लाइट की स्पीड हर हाल में क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। सो एक खास किस्म का क्लॉक हम समझते हैं पहले टाइम डायलेशन को समझने के लिए
कि हमारे पास ये दो मिरर्स हैं, इस मिरर में एक ऐसा यहाँ पर सर्किट लगा है जो लाइट का एक फोटोन यहाँ पर भेजता है, ये फोटोन यहाँ से टकरा के इस जगह तक वापस जाता है। तो इस अरसे को हम टाइम लैंग्वेज में 1 सेकंड का नाम दे देते हैं। भाई किसी चीज़ के बार बार दोहराए जाने से हम टाइम मेजर करते हैं। सूरज का निकलना गुरूब होना, सूरज का निकलना गुरूब होना, इससे हम क्या मेजर करते हैं? टाइम। हमारी घड़ी पे रेपिटेशन ही तो चल रही है और उसी रेपिटेशन से हम क्या मेजर कर रहे हैं? टाइम। लास्ट लेक्चर की एग्जांपल में भी हम इसी तरह घड़ी की सुइयों पे ही खड़े हुए थे, आज भी हम उसी की मदद से अंदाज़ा लगा रहे हैं। सो यहाँ पर भी हम एक स्पेशल किस्म का क्लॉक, लेकिन इस क्लॉक में हमारे पास जो मेन एंटिटी है वो खुद लाइट है, जिसकी स्पीड कितनी होती है? अब याद रखना, ये क्लॉक रेस्ट पर रहे या मूव करे, लाइट के फोटोन की स्पीड चेंज नहीं होगी। तो लाइट का फोटोन इस मिरर तक गया, यहाँ से वापस पहुंचा, इस टाइम इंटरवल को मैंने नाम दिया 1 सेकंड का, और इस 1 सेकंड का नाम प्रॉपर टाइम भी है। आगे फॉर्मूला आना है, उस फॉर्मूला में ये देखो T0 प्रॉपर टाइम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, जो नॉर्मल टाइम इस वक्त हम भी गुजार रहे हैं। लेकिन इस क्लॉक को हम अब एक स्पेशल कंडीशन में एक स्पेसशिप में रख देते हैं, और ये स्पेसशिप बहुत ही हाई स्पीड पे स्पेस में ट्रेवल कर रही है। ये स्पीड्स कैसी होती हैं? फॉर्मूला में पहले फॉर्मूला देखो, T0 ओवर √1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर, इसमें T0 ये वाला प्रॉपर टाइम है, ओरिजिनल टाइम, इसमें ये C हमेशा कांस्टेंट रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट। ये जो V है ना, आपको न्यूमेरिकल्स में भी इसी के अंदर सारी वैल्यूज पुट करनी। ये V क्या है? हो सकता है इस स्पेसशिप की जो स्पीड है वो 0.8 ऑफ C हो। अब इसको मैथमेटिकली तो आप लोग पढ़ना जानते हैं ना कि रोशनी की रफ्तार का 80%, 0.9 होगा तो रोशनी की रफ्तार का 90%, यानी वेरी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो रिलेटिविटी के इफेक्ट का पहली बात तो असर महसूस करने के लिए ये नॉर्मल स्पीड नहीं है, यू मस्ट ट्रेवल वेरी वेरी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। अब ये स्पेसशिप भी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही, फोटोन ने अपनी रफ्तार बदलनी नहीं है। तो लेट से इस चलते हुए स्पेसशिप में जब ये फोटोन अपना सफ़र शुरू करेगा 1 सेकंड बनाने के लिए, तो पहले ये स्पेसशिप के साथ साथ ट्रैवल करता हुआ इस मिरर तक आएगा। इस मिरर से टकरा कर ये इस तरह डायगोनल पाथ क्यों बना रहा है? क्योंकि पहले जो मिरर था वो हमने कहाँ रखा हुआ था, अब ये मिरर वक्त के साथ साथ आगे बढ़ रहा है, तो लाइट के फोटोन को भी उसको फॉलो करते हुए आगे जाना है। अब ये वाला अरसा भी बच्चों 1 सेकंड ही है, लेकिन ये 1 सेकंड मैंने जैसे लिखा है और ये 1 सेकंड मैंने जैसे लिखा है, दोनों कुछ इशारा दे रहे हैं। ये 1 सेकंड जल्दी ख़त्म हो गया, इस 1 सेकंड को ख़त्म होने में टाइम लगा। हम इसी कहानी को और ट्विस्ट देते हैं, तो इसी स्पेसशिप को अब हम 0.9 ऑफ द 90% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट पे ले जाते हैं। तो वो मिरर जो पहले कुछ देर में यहाँ पहुँचा था, उतनी ही देर में थोड़ा आगे पहुँचेगा, क्योंकि अब उसकी स्पीड पहले से ज़्यादा है। तो यही लाइट का फोटोन जब ताक़ुब में निकलेगा और अपने 1 सेकंड को पूरा करने की कोशिश करेगा, तो अब यही वक्त असल में तो 1 सेकंड ही है, क्योंकि हमने डिफाइन किया हुआ है कि फोटोन का जाना और आना है 1 सेकंड। तो फोटोन का जाना और आना है क्या? लेकिन ये सबसे देर से गुजरा हुआ 1 सेकंड है, ये उससे कम देर से, और ये नॉर्मल टाइम से। सो एक जुमला मैंने ये लिखा है, द फास्टर यू मूव इन स्पेस द स्लोअर यू विल मूव इन टाइम। बहुत आसान सिंपल सा जुमला। मूविंग क्लॉक्स टिक स्लो, मूविंग क्लॉक्स टिक स्लो, ये एक टिक ही है ना, ये वापस जाके आना, लेट से ये फोटोन आके जब टकराता है तो ये आवाज़ भी पैदा करता है, क्लॉक टिक, तो ये तो नॉर्मल टिक टिक चल रही है। लेकिन यहाँ पर टिक पर 1 सेकंड की टिक टाइम के बाद आएगी। तो बच्चों, टाइम डायलेशन कॉन्सिक्वेंस है रोशनी की रफ्तार के कांस्टेंट होने का, कि जब ये स्पेसशिप मूव करेगी तो रोशनी की रफ्तार फिर भी चेंज, लाइट अपनी ही स्पीड से सेकंड पूरा करेगी। वरना चलती हुई गाड़ी से जब गिरा भी दो, इस गाड़ी की रफ्तार एक, आप शीशे से
डब्बा पी के फेंकते हो, डब्बा वहीं ऐसे ही छोड़ोगे, उस गाड़ी की रफ्तार है तो पहले वो रफ्तार का अरसा पूरा करेगा, फिर पैराबोलिक पाथ बना के नीचे गिरेगा। तो डब्बे में गाड़ी की स्पीड ऐड हुई, लाइट में रॉकेट की स्पीड ऐड नहीं होगी। लाइट में क्या है? सो अब ये बात पल्ले बांध के हमें आगे बढ़ना है कि जब कोई चीज़ स्पेस में जितनी ज़्यादा स्पीड पे मूव करती है उसका टाइम उतना स्लो हो जाता है। वो जो हमने मुहावरा सुना है, हरकत में बरकत है, तो गुजरना तो 1 सेकंड ही है, बट ज़्यादा अरसे के लिए जी लोगे थोड़ा सा। अगला कॉन्सेप्ट, क्या ये सिर्फ घड़ियों पे असर होता है? नहीं, टाइम हर चीज़ के अंदर तहलील है। हमारा भी एक बायोलॉजिकल टाइम है। वो बायोलॉजिकल टाइम इंसान की पूरी डेफिनेशन करता है कि हमारे दिल ने कितनी उम्र पानी, जाके इसने उम्र रसीद, हमारी शरियानों में खून कब तक, हमारी जो खून की नालियां हैं वो सॉलिडिफाइड रहेंगी, मतलब इंटैक्ट रहेंगी, उसके बाद नरम पड़ जाएंगी, सब कुछ होगा ना, तो बॉडी एज है। तो ये टाइम सिर्फ घड़ियों पे असर नहीं कर रहा, ये क्लॉक्स को भी स्लो कर। इसमें एक ट्विन पैराडॉक्स का हवाला मैं फिर याद करवाता हूँ कि 2 जुड़वा भाई ज़मीन पर इकट्ठे एक वक्त में 5 साल के हैं। अब एक को आप ज़मीन पर रखते हैं, एक को इसी स्पेसशिप में बिठा के, या चलो इस स्पेसशिप में बिठा के आप सफ़र के लिए भेज देते हैं, तो इसका 1 सेकंड तब गुजरा है जब इस भाई के कोई 3 सेकंड गुजर चुके हैं। इसका 1 सेकंड तब गुजरा है जब इस भाई के कितने को गुजर चुके होंगे? 3 सेकंड। तो जब ये 1 साल आगे बढ़ेगा, वो समझ लो 3 साल आगे, जब ये 2 साल आगे बढ़ेगा वो 6 साल आगे बढ़ चुका होगा। क्यों? द फास्टर ही विल मूव इन, द स्लोअर ही विल मूव इन टाइम। तो अगर ज़मीन के 10 सालों के बाद, हम जो ज़मीन पे 10 साल है, तो वो ज़मीन वाला भाई कितने साल का हो गया? 15 साल का। वो जब वापस आएगा स्पेस से, वो 15 साल का नहीं होगा, उसकी जो उम्र है, उसकी जो एज है, वो 15 से कदरे कम होगी। और ये रियलिटी है, ये सिर्फ एक फर्जी किस्सा कहानी नहीं है। ये चीज़ हम इंसानों पर कब फील करते हैं? जब हमारे एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाके 6-6 महीने हाई स्पीड सैटेलाइट्स में ज़िंदगी गुजारते हैं। दे बिकम यंगर देन अस, क्योंकि उनका टाइम स्लो चलता है, बिकॉज दे आर इन अ मूविंग फ्रेम, और हमारा टाइम नॉर्मल चल रहा है, उनके रिलेटिवली नॉर्मल चल रहा है। लेकिन जो ये हमारे पास ज़रात होते हैं, पार्टिकल्स, ये तो हर वक्त इनकी कोशिश ही रहती है कि हम किसी तरह रोशनी की स्पीड के करीब करीब सफ़र कर लें। तो ये पार्टिकल्स की जो असल एज होती है, हम जो साइंटिस्ट जो है वो मैयर करते हैं, ये अपनी ज़िंदगी से थोड़ी ज़्यादा ज़िंदगी जीते हैं। यानी प्रैक्टिकली जिस अरसे में इनको डिके हो जाना चाहिए, ये वो अरसा जी के गुजार लेते हैं। फ़र्क किससे पड़ता है? इनकी हाई स्पीड से। द फास्टर दे मूव इन, द स्लोअर दे मूव इन टाइम। तो ये डिके रेट से भी हमें पता चलता है कि रिलेटिविटी के इफेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब आप, मैं फिर बता रहा हूं कि ये है डायलेटेड टाइम, ये वाला टाइम, कि ये 1 सेकंड कितना लंबा है इसके मुकाबले में, तो वो टी लेफ्ट साइड पे लिखा है। टी नॉट ये वाला प्रॉपर टाइम है, ये नॉर्मली 1 सेकंड होगा, या आपको कोई भी टाइम जो ओरिजिनली दिया होगा वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है। सी स्क्वायर को कुछ नहीं कहना, वी स्क्वायर की जगह ऐसा नंबर आएगा आपके पास, चाहे तो आप लोग न्यूमेरिकल्स की स्टेटमेंट जाके देख लें, ऐसी स्पीड से लिखी हुई है। और उसमें एक मजे की बात देखो, चूंकि आपको फॉर्मूला में v का स्केयर लेना है, तो 0.8 का भी स्केयर होगा और c का भी। तो याद रखना, हर दफा आपका c स्केयर इस c स्केयर से क्या हो जाएगा? कैंसिल, हर दफा हो जाएगा। इसलिए इसको खातिर में लाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डील करना है नंबर्स को। 0.8 के स्क्वायर को किस में से माइनस करना है? 1 में से, और उसको फिर t नॉट को उससे डिवाइड कर देना है। ये जो 1/√1 बाय सी स्केयर का लॉरेंट्ज फैक्टर बोलते हैं। लॉरेंट्ज फैक्टर ये एक फैक्टर है जब ये किसी चीज़ को डिवाइड करता है, या यूं कह लो कि ये जैसे टाइम से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो ये टाइम की वैल्यू को बढ़ाएगा। यहाँ पर ये बुनियादी तौर पे लेंथ पे आते हैं। चलो अब लेंथ पे, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का वर्ड यूज हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट करना किसे कहते हैं? चीज़ का छोटा होना। लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये सारी कहानी आपको तब समझ आएगी जब आप ओके कर देंगे कि ये सर हमें कुछ कुछ टाइम डायलेशन की समझ आ गई है। टाइम के क्लॉक को ज़हन में रखना। इसी क्लॉक को मैंने यूं हॉरिजॉन्टल करके
3 स्पेसशिप पे लगा दिया। इसमें जो दरमियान वाली स्पेसशिप है, चूंकि ज़िशान कई दिनों से स्पेस में ही है तो हमने उसको वहां पर पहले से फिट किया हुआ। अब ज़िशान यहां, ठीक है, और सबूर ये उसके को वर्कर्स हैं जो स्पेस में रिसर्च प्रोग्राम कर रहे हैं। अब इनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चल के देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी क्लास भी वहीं पर है जहां पर ये स्पेसशिप उड़ा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि ज़िशान कहता है कि सबूर मैं एक लाइट का फोटोन भेज रहा हूँ, इकराम में एक लाइट का फोटोन भेज रहा हूँ, दोनों इसको रिसीव करो और हमारी तीनों की घड़ियाँ सेम चलनी चाहिए। घड़ियाँ देखो, हम तीनों के क्लॉक्स सेम चलने चाहिए। अगर मेरे 12 बजे हैं तो तुम्हारे भी 12 बजे और तुम्हारे भी 12 बजे। अब अगली मज़े की बात बताता हूँ, इनकी एक्सेलरेशन 0 है, तो क्या इन्हें लग रहा है कि ये मूव कर रहे हैं? अगर ये एक्सेलरेशन 0 पे है ना, तो फिर इन तीनों को लग रहा है कि ये मूव नहीं कर रहे। बट हम अपनी आसानी के लिए मान लेते हैं कि ये तीनों सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से ट्रेवल ज़रूर कर रहे हैं, सेम स्पीड से ट्रेवल ज़रूर कर रहे हैं। अब हम इनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस छोड़ के अपने क्लासरूम के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ गए, जहां हम देख रहे हैं कि ये 3 स्पेसशिप्स खला में इस एक डायरेक्शन में हौले हौले धीरे धीरे ट्रेवल कर रही। अब थोड़ी देर पहले इनके क्लॉक्स पे टाइम क्या था? सेम, इनके लिए अभी भी सेम है। बट अब हमने देखना है कि क्या हमारे लिए भी इनके क्लॉक सेम टाइम पे चल रहे हैं। इसलिए ज़रा अपनी ऑब्जर्वेशन को ज़रा 3-4 से मल्टीप्लाई कर लो। सबूर की स्पेसशिप ज़िशान की तरफ बढ़ रही है, इकराम की स्पेसशिप ज़िशान से दूर जा रही है, और रोशनी की रफ्तार बढ़ती और कम नहीं होती। तो ज़िशान जो फोटोन सबूर की तरफ भेजेगा, हमें ये लगेगा कि सबूर ने उस फोटोन को जल्दी रिसीव किया है। क्या ऐसा लगना चाहिए ना हमें? क्योंकि जब ज़िशान फोटोन रिलीज़ कर रहा है तो सबूर की स्पेसशिप रोशनी की तरफ बढ़ रही है, तो सबूर ने इस फोटोन को जल्दी रिसीव किया। अब जब ज़िशान ने इधर वाला फोटोन रिलीज़ किया है तो इकराम आगे आगे और लाइट पीछे पीछे। नुकसान क्या है कि ज़िशान की स्पेसशिप की स्पीड लाइट की स्पीड में ऐड नहीं होगी, क्योंकि लाइट इज़ यूनिवर्सल। तो रोशनी जब निकलेगी अपनी ही स्पीड से, लिहाजा लाइट आगे आगे इकराम आगे आगे, लाइट आगे आगे इकराम आगे आगे। हो सकता है कि इकराम जब यहाँ पहुँचा हो तब लाइट रिसीव हुई हो। तो इकराम ने ये फोटोन हमारी नज़र में कब रिसीव किया है? देर से। अब आते हैं क्लॉक्स की बात पे। जो फोटोन पहले रिसीव हुआ वो वक्त भी जल्दी गुजर गया, वो वक्त भी तेज चल रहा है। जो फोटोन देर से रिसीव हुआ है वो फोटोन या वो क्लॉक सबूर की निस्बत क्या चल रहा है? स्लो चल रहा है। सबूर का क्लॉक तेज चल रहा है, इकराम का क्लॉक स्लो चल रहा है। अब आप इस लाइट फोटोन को एक और कहानी से बदल दें। फॉर एग्जाम्पल, बॉस ने ऑर्डर कि लेट्स एक्सेलरेट, चलो रफ्तार बढ़ाएं, चलो रफ्तार बढ़ाएं। कौन सबसे पहले रफ्तार बढ़ाएगा? किसका क्लॉक जल्दी चल रहा है? कौन सिग्नल पहले रिसीव करेगा? कौन ऑर्डर पहले फॉलो करेगा? तो सबूर को चूंकि उसका क्लॉक तेज चल रहा है, उस तक लाइट जल्दी पहुंची है, तो इंफॉर्मेशन भी जल्दी पहुंचेगी। तो सबूर ने, ज़िशान ने जैसे ही सबूर को मैसेज भेजा कि लेट्स एक्सेलरेट, सबूर ने फौरन एक्सेलरेशन की और स्पेसशिप के करीब आ गया। लेट्स से कि दूसरे नंबर पे एक्सेलरेट किसने करना है? ज़िशान ने। ज़िशान किसकी स्पेसशिप के करीब आ गया? इकराम की। तो इनके दरमियान जो पहले फासला ज़्यादा था, अचानक एक्सेलरेट करने पे फासला क्या हो गया? क्यों? क्योंकि ये स्पेसशिप हमारे लिए क्या कर रही हैं? मूव कर रही हैं। अब कहानी कहती है कि आप इसको 3 अलग अलग स्पेसशिप समझने की बजाय यूं मान लो कि ये एक ही स्पेसशिप है। तो द फास्टर इट विल मूव इन स्पेस, द शॉर्टर इट विल अपीयर फॉर एन ऑब्जर्वर। ये जितना हाई स्पीड पे ट्रेवल करती जाएगी, इसका साइज आपको उतना ही सिमटा हुआ, सुकड़ा हुआ नजर आएगा। अब इसकी जो पहले वो थी ओरिजिनल लेंथ L0, और जब ये स्पेसशिप उसी से मिलती जुलती लेट्स से 0.8 C, 5 C, 6 C पे ट्रेवल करेगी,
तो इसकी जो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है वो L से डिनोट की जाएगी। ये रहा लेंथ L, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ, ये रही ओरिजिनल लेंथ, और ये फिर वही फैक्टर आ गया 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि यहाँ पर लेंथ बढ़ नहीं रही, कम हो रही है। लिहाजा जब आप न्यूमेरिकल करोगे ये आपको चीज़ और ज़्यादा अच्छा सहूलत दे देगी समझने में कि ये फैक्टर जब मल्टीप्लाई हो तो आंसर छोटा आता है, ये यहाँ पर जब अंडर रूट वाला फैक्टर डिवाइड हो तो आंसर पहले से ज़्यादा आता है। तो टाइम फैल रहा है, डायलेट हो रहा है, लेंथ क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। अब देखो ये जो लेंथ में मैंने मिसाल दी है ये बुक पे नहीं दी हुई, बुक पे सिर्फ जनरली डिस्कस किया है कि बस मान लो कि लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होती है, बट होती कैसे उसके पीछे टाइम को पहले समझना पड़ता है। यही क्लॉक का टाइम उठाकर हम यहाँ लेकर गए और हमने समझा कि देयर आर डिफरेंट टाइम्स फॉर ऑल 3 स्पेसशिप्स। लेकिन अगर आप फिर दोबारा उनके रेफरेंस में जाओगे ना, आपको लगेगा है इनका टाइम तो सेम चल रहा है, इनका टाइम तो सेम चल रहा है। तो बच्चों इनर्शियल फ्रेम का यही फ्रेम नज़र मैं दोबारा समझा रहा हूँ। हम यहाँ ज़मीन पर बैठे अगर ऊपर परवाज करते हुए जहाज़ को देखें तो हमें क्या लग रहा है कि हम और वो मूव कर रहा है, तो भाई रिलेटिविटी उस पर लग रही है, हम पे नहीं लग रही। अब मान लो कि आप उस जहाज़ में बैठे हो, ये कमरा जहाज़ है फर्ज कर लो, और उस जहाज़ की स्पीड कांस्टेंट है यानी एक्सेलेरेशन, तो आप क्या मानोगे कि आप लोग और वो जो नीचे ज़मीन है नीली सी वो करती हुई जा रही, तो वो क्या समझेंगे कि उनका टाइम नॉर्मल चल रहा है, और ये जो नीले से सियारे पे बैठ के सफ़र कर रहे हैं इनका टाइम क्या चल रहा है, स्लो चल रहा है। तो एक बड़ा अजीब सा धोखा है। ज़िशान, सबूर और इकराम को ये लग रहा है कि उनके टाइम, और ये हमें देख रहे हैं सारे, ये मूव कर रहे हैं और हम रेस्ट पे हैं, लिहाजा उनका टाइम उनके लिए नॉर्मल है और आप सबका टाइम उनके लिए स्लो है। सिचुएशन रिवर्स कर दो, आपको क्या लग रहा है, आप रेस्ट पे हैं और हर वो कर रहे हैं, टाइम ठीक चल रहा है और उनका टाइम स्लो चल रहा है। तो टाइम डायलेशन उठा के फिट करनी पड़ती है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में, फिर समझ आती है कि द फास्टर यू विल मूव इन स्पेस द शॉर्टर योर साइज विल बिकम। अभी ये समझ लो कि ये ना हिस्सा है, आप जब इसकी मैथमेटिकल इवैल्यूएशन पे कल हम जाएंगे ना, उसमें इससे डबल मजे हैं कि हम किन किन कंडीशन में यूनिवर्स को कैसे कैसे ऑब्जर्व करते हैं। अब आ जाते हैं मास वेरिएशन, लास्ट थिंग जो पक्की ठक्की बात लेकर आगे चलनी कि कोई भी चीज रोशनी की रफ्तार से ज्यादा रफ्तार पे सफर कैन ट्रैवल फास्टर देन द टिल हल कि भाई मैंने लाइट किसी को स्पीड पे आने नहीं देना, जो मर्जी कर लो, और इस चीज की कुर्बानी वो ऐसे देती है। अब एक सादा सी मिसाल देता हूँ, ये एक लेजर लाइट से निकलने वाला लाइट का फोटोन है, इसने तो चलना ही स्पीड से। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन ना सिर्फ इस स्पीड तक पहुंचे बल्कि इसको भी क्रॉस कर जाए। मेरे पास एनर्जी सोर्सेज की पेट्रोल ले लेते हैं, वेनेजुएला से ले लेते हैं, ट्रम्प से थोड़ा सा उधार ले लेते हैं पेट्रोल, ठीक है, अन्य वहाँ पेट्रोल पालो मशीन से, जितने भी सोलर पैनल्स लगे हुए हैं सारों की एनर्जी एक जगह पे फोकस कर दो। तो दुनिया में कुल मिला के सारे तवानाई के जरिए इकट्ठे करके आप कहो कि इस इलेक्ट्रॉन को तो मैंने बैरियर क्रॉस कराना ही कराना है, कराना ही कराना है, तो आप इस पर क्या लगाओगे? फोर्स का सोर्स हमेशा कोई ना कोई एनर्जी का सोर्स होता है। रोटी पानी खाई है, एनर्जी आई है तो ही कोई कुर्सियाँ टेबल हटा पाओगे ना। तो फोर्स का सोर्स हमेशा कोई एनर्जी सोर्स होता है। वहाँ से मैंने ली फोर्स और मैंने फिजिक्स का सिंपल रूल mv/t रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम से आपको समझा रहा हूँ कि नॉर्मली हम कहते हैं मास क्या रहता है, कांस्टेंट। लिहाजा जब फोर्स लगेगी तो इलेक्ट्रॉन का मास चेंज कौन चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम? वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन 0 से लेट से 10 पे आ गया और फोर्स लगाओ, 10 से 100 पे चला गया और फोर्स लगाओ, 100 से 500 पे चला गया और फोर्स लगाओ, 100 से 1 लाख पे चला गया, 1 लाख से 2 लाख पे चला गया
2 लाख से आगे, याद करो एक स्पीड कल मैंने बताई थी कि रोशनी की रफ्तार किलोमीटर पर सेकंड में कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अब होता ये है, हम फोर्स लगाते हैं, वेलोसिटी 2,99,000 पे लेट से पहुंच गई है किलोमीटर पर सेकंड पे, हम और फोर्स लगाते हैं, वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाती है। और से जुमला सुनना, यहां से असल ट्विस्ट है, तुम लोगों की कॉमन सेंस का भी इम्तिहान है। हम फोर्स लगाते हैं, वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी फिर भी बढ़ जाती है। फोर्स लगी, एक बैरियर आया, मैं धक्का लगा रहा हूं, स्पीड नहीं बढ़ रही, मगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लग गई। तो फिर इसका मतलब है अब वो जिम्मेदारी वेलोसिटी से उठ के किस पे आ गई है? वेलोसिटी इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रही, हम धक्काशाही करते जा रहे हैं, पर नेचर लिमिटेड्स, नो मटेरियल ऑब्जेक्ट कैन ट्रैवल फास्टर देन द, टू ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट यू हैव टू बी, बट ये तो अभी तक क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इसको मजीद एनर्जी ऐड करने पर वेलोसिटी ने असर लेना बंद कर दिया। अब वो दी हुई एनर्जी वेलोसिटी नहीं बढ़ा रही, मगर क्या बढ़ाने लग गई है? तो एनर्जी क्या बढ़ाने लग गई? एनर्जी क्या बढ़ाने लग गई? काइनेटिक एनर्जी। मगर उस काइनेटिक एनर्जी में बढ़ कौन रहा है? वेलोसिटी तो बैरियर पे आ गई। अब कौन बढ़ रहा है? मास। ये है वो विंडो जहां से आइंस्टाइन ने देखा दैट E इक्वल्स mc²। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू मास, मास कैन बी कन्वर्टेड टू। इस विंडो से उसने देख के अंदाजा लगाया कि इस यूनिवर्स में जितना मास है असल में वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और उसने कहा कि इस यूनिवर्स का हर रेस्ट मास भी एक एनर्जी है, जिसको आप E इज इक्वल टू m0c² का नाम दोगे। ये इस इक्वेशन की एक अलग डेरिवेशन है। यहाँ पे सिर्फ आपने ये याद रखना है कि मैंने आपको इस इक्वेशन से समझाया कि वेलोसिटी ने असर लेना बंद कर दिया। वो असर अब किसने लिया? हम एनर्जी सोर्स से क्या ले रहे थे? फोर्स। उस फोर्स ने वेलोसिटी बढ़ाने की बजाय किसको बढ़ा दिया? तो वही एनर्जी अब किसको इंक्रीज कर रही है? तो मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ, उसकी एक सेपरेट डेरिवेशन आइंस्टाइन ने करके दिखाया दैट E इज इक्वल टू m0c²। बट व्हेन यू ट्रेवल एट अ वेरी हाई स्पीड, फिर वही बात 0.9c पे चले गए हम। तो ये फॉर्मूला है जिसमें m0 है इलेक्ट्रॉन का वो मास जब वो अपनी जगह रेस्ट पर था, और m है वो मास जब वो इस सर्टेन स्पीड से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो इस मास के साथ कौन सी एनर्जी है? रेस्ट मास एनर्जी। इस मास के साथ जो एनर्जी होगी वो होगी mc²। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? mc² माइनस m0c²। मूविंग मास एनर्जी में से रेस्ट मास एनर्जी को माइनस कर देने से आपको मिलेगी या पता चलेगा कि इस वक्त इलेक्ट्रॉन कितनी काइनेटिक एनर्जी पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो समेटते हैं मामले को। मूविंग क्लॉक्स टिक स्लो, हरकत में बरकत है। द फास्टर यू मूव इन स्पेस द स्लोअर यू विल मूव इन टाइम। द फास्टर यू विल मूव इन स्पेस द शॉर्टर यू विल अपीयर टू एन ऑब्जर्वर। द फास्टर यू मूव इन स्पेस द हैवियर यू विल बिकम इन दैट टाइम। लेकिन असल कहानी के पीछे मुद्दा क्या है कि लाइट ने भी अपना बैरियर क्रॉस नहीं करना और किसी और को भी ये बैरियर क्रॉस नहीं करने देना। चलती हुई गाड़ी से लेज़र ऑन करें तो लेज़र की स्पीड में गाड़ी की स्पीड ऐड नहीं होती, ऑपोजिट कर दें तो गाड़ी की स्पीड लेज़र की स्पीड में से माइनस नहीं होती। रोशनी पे ये नॉर्मल रिलेटिविटी अप्लाई नहीं होती। लाइट इस यूनिवर्स में कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट की कुर्बानी टाइम को भी देनी पड़ती है, स्पेस को भी देनी पड़ती है और मास को भी देनी पड़ती है थोड़ी बहुत। तो अब आप रुए ज़मीन पर उन चीदा चंद परसेंटेज पीपल में से हैं जिन्हें आप कह सकते हैं कि हमें थोड़ा थोड़ा आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के बारे में पता है। वरना आप यूं शहर शहर घूमें और पूछें आइंस्टाइन कौन था, क्या करता था? बहुत ज़हीन था। कीता की सी उन्हें नहीं पता कि कीता सी। तो अब आपको इंटेलिजेंशिया की समझ आ रही कि ये चीज़ बैठ के सोचना, प्रेजेंट करना, मैथमेटिकल फॉर्मेशन में लेकर आना। उसके जो बाल थे ना वो एमिनी इतने खूबसूरत, आप उन्हें साइंटिफिक हेयर स्टाइल कह सकते हैं ठीक है, बगैर कंघी के, सोचने के
बेइंतहा दर्जे पार करके जो बालों का स्टाइल बनता है ना, उसको बोलते हैं साइंटिफिक हेयर स्टाइल। लेकिन आप लोगों ने ऐसे ही कंघी करके आनी है जैसे आप लोग करके आए है ना। कल तुम बिजली करंट लवा के वाल कड़ेगी तो मैं आइंस्टाइन बन गया। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।